नमस्कार, राम राम, खम्मा घड़ी। दोस्तों, मैं दीप्ति आपका स्वागत करती हूँ आप ही के चहीते कार्यक्रम में, जिसका नाम है पाहुणा। दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे इस कार्यक्रम का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। और क्यों ना करें, हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्तित्व से कराते हैं जिन्होंने अपनी निजी जिंदगी से ज्यादा महत्व अपनी देश की सेवा को दिया। ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी मातृभूमि के साथ साथ मुंबई महाराष्ट्र को अपनी कर्म भूमि बनाया। अपने निस्वार्थ सेवा भाव से अपनी मातृभूमि, अपना समाज और अपने लोगों का मान रखा और उनका नाम रोशन किया। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से कराने जा रहे हैं जो एक एनजीओ श्री भैरव सेवा समिति के माध्यम से हमारे देश के कई कर्णबधिर बच्चों का भविष्य निस्वार्थ सेवा भाव से बनाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, किस प्रकार से सेवा भाव में लगे हुए हैं ये जानने के लिए आइए चलते हैं मुंबई महाराष्ट्र के ठाणे जिले के सरौली गांव में, जिन्होंने राजस्थानी समाज के साथ साथ अपनी निस्वार्थ सेवा भाव से राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया। राजमल एस जैन उस बहुमुखी आयामी व्यक्तित्व का नाम है जिसने लाखों दर्द भरे दिलों की आहट को अपने आप में समेटकर उन्हें नवजीवन प्रदान किया है। अनेकों नेत्रहीन लोगों को दृष्टि प्रदान कर उनके जीवन में नई रोशनी लाकर उनके चेहरों पर मुस्कान खिलाई है। निष्प्रही, सेवाभावी, स्नेह से ओतप्रोत ऐसे कर्मयोगी इंसान का जन्म राजस्थान के पाली जिले में बिशलपुर गांव में 1933 में हुआ। आपने अध्ययन तो 9वीं तक ही किया था। सादा जीवन, उच्च विचार, यह उनके रग रग में समाया हुआ था। जन सेवा एवं देश सेवा ही उनके जीवन का सूत्र था। व्यवसाय हेतु 1954 में आपका आगमन बंबई में हुआ, जहां आपने ट्रांसपोर्ट का कार्य शुरू किया। किंतु जन सेवा का कार्य निरंतर जारी था। बंबई में यकायक फैले फ्लू रोग के प्राथमिक इंजेक्शन आपने घर घर जाकर लोगों को दिए और यहीं से उद्भव हुआ इस सेवाभावी इंसान का परोपकारी सफर। उसके पश्चात तो आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहते हैं, हम चले अकेले मंजिले मकसूद, लोग आते गए कारवां बनता गया, लोग आते गए कारवां बनता गया। आपने अपना अमीर गरीब, राजा रंक, नर नारी सबकी सेवा में जीवन समर्पण कर दिया। दर्दियों के आंसुओं को पोंछते हुए आपने सेवा, समर्पण एवं चिकित्सा की भावना से 1966 में श्री भैरव फ्री क्लिनिक की शुरुआत बिशलपुर गांव में की, जो आज अति आधुनिक, सुविधापूर्ण एवं निःशुल्क सेवा अर्पित करने में अग्रगण्य अस्पताल है। आपके हृदय में निरंतर सेवा की यह भावना बढ़ती जा रही थी। आपका कथन था, मेरा भगवान मेरे दर्दियों में है। इसलिए मानवीय सेवा हेतु आपने भगवान महावीर हॉस्पिटल ऑफ सुमेरपुर, गुरुदेव शांति सूरी हॉस्पिटल ऑफ मांडोली, रोटरी क्लब हॉस्पिटल ऑफ जेतारण, लायंस क्लब हॉस्पिटल ऑफ ईडर गुजरात और आचार्य महाप्रज्ञा हॉस्पिटल ऑफ फगदरी जैसी संस्थाओं को स्थापित कर नए आयामों को छू लिया। श्री भैरव सेवा समिति के आप संस्थापक अध्यक्ष थे, जिनके अंतर्गत 2 कर्ण बगीर विद्यालय एवं 1 भैरव नेत्र चिकित्सालय भिवंडी में मानवीय सेवा के रूप में चलाया जा रहा है। आपकी निष्ठा एवं सेवा को पारितोषिकों से लादना नगण्य होगा, फिर भी रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड और ऑपरेशन आई साइट यूनिवर्सल ऑफ कनाडा ने आपको नवाजा। आप स्वैच्छिक सदस्य रहे साइट एंड लाइफ फाउंडेशन के, इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ एगेन कनाडा के आप कार्यकारी सदस्य रहे। आपके अवदानों एवं कार्यों को देखते हुए बीबीसी ने भी आप पर एक चलचित्र तैयार कर जनता जनार्दन के मध्य रखा।
आपकी तहे दिली से परोपकारी प्रवृत्ति एवं मानव सेवा की आचार विचारधारा से प्रभावित होकर श्री ज्ञानी जैल सिंह एवं राजस्थान के श्री भैरू सिंह शेखावत एवं श्री अशोक गहलोत ने आपको सम्मानित किया। यकाएक पिछले वर्ष मानवता के इस पुरोधा पुरुष ने अंतिम सांस ली। अंत्येष्टि में जन सैलाब उमड़ पड़ा। कहते हैं व्यक्ति चला जाता है किंतु उसके गुणों की सौरभ हमारे मध्य ही रहती है, जो हमें सुवासित करती है। कर्मवीर के आगे पथ का हर पत्थर बाधक बनता है। दीवारें भी दिशा बताती मानव जब आगे बढ़ता है। दीवारें भी दिशा बताती मानव जब आगे बढ़ता है। श्री राजमल एस जैन के कार्य एवं प्रकल्पों को उसी समर्पण एवं सेवा भावना से संचालित कर रहे हैं भैरव परिवार के उन्हीं के अनुज भ्रात श्री पुष्पत भाई जैन। नमस्कार पुष्पत राज जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम पावना में। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैन साहब, हमें ये बताइए कि वर्तमान में आपके विद्यालय में कितने छात्र और कितनी छात्राएं अध्ययन ले रहे हैं? 350। इन कर्णबधिर विद्यार्थियों को देश का एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए आपके विद्यालय में कितने शिक्षक और कर्मचारी हैं? शिक्षक और कर्मचारी टोटल 95। मूक बधिर बाल विकास केंद्र स्कूल में मैं काम करती थी, लेकिन वहाँ पे स्कूल में काम करना कैसे चालू हो गया, क्योंकि मैं 12 के बाद नानी के घर पे जब गई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि उस स्कूल में आप जाओ खाली ऑब्जर्वेशन के लिए। लेकिन वहाँ पे मैंने डायरेक्ट पढ़ाना चालू किया, क्योंकि मेरे अंदर मेरी आई जो स्कूल टीचर थी तो मेरे अंदर एक टीचर का जो एहसास होता है या जागरूकता होती है वो पहले से थी, बचपन से थी, और इसी फील्ड में मुझे आने के लिए वहीं से प्रेरणा मिली। स्पेशल टीचर करके काम करता हूँ स्कूल में। यहाँ पे मुझे 6-7 साल हो गए। मेरे घर में मतलब 5-6 लोग जो है अभी तक कि इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनसे मुझे प्रेरणा मिली और मैं इस क्षेत्र में काम करने लगा। जब हम लोग छोटे थे ना तो मेरे पापा भी एक स्पेशल स्कूल में पढ़ाते थे, तो जब हम लोग बचपन में वहाँ जाते थे तो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को देखते थे, तो वहाँ पे देख के ऐसा लगा कि ये कुछ तो डिफरेंट है। और मेरी मम्मी एक नॉर्मल बच्चों को पढ़ाती है, तो वहाँ पे देखा तो जब मम्मी पढ़ाती थी तो उनको चिल्लाना मारना, पर यहाँ पे जब जाते थे हर सैटरडे संडे को तो ऐसा देखते थे कि हाँ कुछ अलग है, इन बच्चों को साइन लैंग्वेज से पढ़ा रहे हैं, इनकी टीचिंग में पूरा डिफरेंस दिखता था। इनको देख के ऐसा लगा कि नहीं, कि वहाँ के टीचर जैसे पढ़ाते कि मैं भी एक ऐसे टीचर बनूँ और उन बच्चों को उस तरह पढ़ाऊँ। पहले तो मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहाँ हमारे पास स्कूल में वो डेफ स्कूल था और मुझे क्यूरियोसिटी लगती थी ये बच्चों को कैसा सिखाते तो मैं जो उनकी रेसेस होती है तो वो रेसेस में मैं जाके देखती थी। तो वहाँ के जो टीचर है वो मुझे बोले तुमके इतनी ये आदत हो गई है और तुमका इतना चाहिए तो तुम हमारा कोर्स कर लो। और बाद में मैंने वो कोर्स किया, मेरा पूरा एजुकेशन पूना में हो गया है और अभी 1990 से मैं ये फील्ड में सिखाती हूँ और बहुत मुझे अच्छा लगता है। एक मन में हमेशा पढ़ाई करते समय इच्छा थी कि मैं कुछ अलग चीज़ करूं कि जो लोग हमेशा नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने एक फील्ड चुना कि जैसे कर्णबधिर बच्चों के बारे में ज़्यादातर समाज में जागृति नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक ऐसे ही फील्ड में काम करें जहां हम कुछ समाज के लिए कुछ जो भी लोग नहीं करते उसमें हम लोग कुछ काम करके दिखाएं। मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट हूँ,
और मुझे ये प्रेरणा यहाँ से मिली, जैसे मैंने न्यूज़पेपर में उसके बारे में पढ़ा था, तो मैं सोची कि ये कौन सा कोर्स है, क्या है, उसके बारे में मैंने नेट से पूरा नॉलेज था, पूरा वो निकाल लिया। उससे मुझे मालूम हुआ कि ये कोर्स सिर्फ बच्चों के लिए है। तो मैंने ये सोचा कि कुछ अलग फील्ड है, तो उसके बारे में मैं एक दिन पूरा सोचा और मैंने डायरेक्टली वो एडमिशन लिया। मैं स्कूल में फोटोग्राफी सब्जेक्ट और ड्राइंग पढ़ाता हूँ। एक अचानक में इधर ये स्कूल में वैकेंसी था, यहाँ पे एप्लीकेशन लेके आया। शुरू में मैं जब भी आया तभी मैं नॉर्मल स्कूल से, ये बच्चे लोग बहुत डिफरेंट थे। शुरू में बच्चों को गाइडेंस करना बहुत डिफरेंट था, निगेटिव तरफ से पॉजिटिव तरफ यहाँ पे टीचिंग करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे बहुत इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर बाद में यहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ पे फोटोग्राफी एक सब्जेक्ट अच्छा है, बच्चों के लिए, प्रोफेशनल के लिए, बाहर बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। ड्राइंग और क्राफ्ट ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मुझे यहाँ आने की जो प्रेरणा मिली, वो प्रेरणा यहाँ के जो ट्रस्टी है माननीय पुष्पत भाई जैन, उन्हीं से मिली। इस स्कूल के बारे में मैं पहले से जानता था। मैं अपने ट्रस्टी से बोला था कि मुझे यहाँ सेवा करने को मिलेगा तो मुझे बहुत संतुष्ट मिलेगी। मैं बदलापुर में रहती हूँ और हमारे बदलापुर में ब्लाइंड स्कूल है, और वो स्कूल एक दिन मैं देखने गई थी और वो सब ब्लाइंड बच्चों का सब परफॉर्मेंस देख के मैं इतनी प्रभावित हो गई कि मैंने वहाँ की जो संचालिका है मांजरेकर ताई, उनसे कहा कि नहीं, मुझे यहाँ काम करना है। तब उन्होंने बताया कि नहीं, अब मेरे पास तो जगह नहीं है, मेरे पास आप काम नहीं कर सकती, लेकिन मैं दूसरी एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, वो देखने के लिए मुझे लेके आई यहाँ, और देखा तो मैं और भी प्रभावित हो गई कि ये भी बच्चे सीख सकते हैं। तभी मैंने तय किया कि नहीं, मुझे यही फील्ड में काम करना है। मैं यहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट एंड एडल्ट के पोस्ट पे काम करता हूँ। मुझे यहाँ से प्रेरणा मिली कि जब मैं मेरे भाई की जो स्कूल था उस स्कूल में गया तो इनको स्पीच और हियरिंग का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, तो मेरे मन में आया, मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया पूना में, 1 साल का DHLS किया। बाद में मुझे इस संस्था में श्री नाकोड़ा कर्णबधिर विद्यालय में चांस मिला। मैं मुलुंड में स्कूल में थी, तो मेरे साथ में ये बच्चे पढ़ते थे, उनका अलग क्लास था, तो मैं वहाँ पे जाती थी, देखती थी, उनके टीचर से बात करती थी। मैं बचपन से यही सोच के रखा था कि मैं इनको जैसे दूसरी टीचर पढ़ाती वैसी टीचर बनूंगी। आपके स्कूल में विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु क्या क्या अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है? रहने का, खाना पीना, एजुकेशन, प्रशिक्षण, सभी सुविधा दी जाती है। आपके स्कूल में विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु ऐसी कौन सी अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध है? उसके अंदर ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट रूम्स, ई-क्लास, स्पीच श्रवण यंत्र, जो भी आधुनिक है वो। ये जो बच्चों ने लगाया हुआ है, ये हेडफोन लगाया हुआ है और इसमें से वॉल्यूम कंट्रोल होता है। हर एक का जो श्रवण रास है वो अलग अलग है, इसके ऊपर एडजस्ट करके वो अपना जो लेवल है सुनने का वो सुनते। इसके बाद में टीचर के गले में माइक है और इधर इसका सिस्टम दिया हुआ है अंदर, इसकी वजह से बच्चे सुनते हैं।
ये सब बच्चे डेफ है, इसके लिए उनको अलग से सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। जब नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं तब बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन उनको लिप मूवमेंट से उनको ज़्यादा समझ में आता है। इसके लिए पर्सनली उनको उनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए हमने ऐसा गोल शेप में फर्नीचर बनवाया है, जिससे टीचर जो बोलती है वो उनको साउंड बड़ा करके उनको सुनाई देता है। इसके लिए वो सबके यहाँ लगाया है, और ये कंट्रोलर है। जितना उनका डेफनेस है परसेंटेज में, जैसा वो एडजस्ट कर लेते हैं और सुन सकते हैं। और ये उनको विजुअल दिखाने की ज़रूरत होती है। जो चीज़ उनको सामने रखेंगे तो ही वो समझ पाते हैं। इसके लिए विजुअल से उनको जल्दी समझ में आता है। ये शिशु एक क्लास के बच्चे हैं, दिख रहे तो अपने को ये आम बच्चे, लेकिन प्रॉब्लम है कि इन बच्चों को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, यानी कि इन बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा है और ना ही इन्हें कुछ बोलने आ रहा है। मतलब जो अपंगत्व है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर वो बच्चे को फेस करना पड़ता है। अभी ये वो बच्चे जो डायरेक्टली अपने घर से स्कूल आ रहे, नए एडमिशन से, इन्हें अभी अपने नाम से लेके कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं, इस क्लास में इनको शुरुआत होती है तो उनके नाम से। जैसे आम बच्चे अपने घर से सीख के आते हैं कि हाँ ये मेरी मम्मी है, पापा है, ये मेरा भाई है, दीदी वगैरह, काफ़ी वर्ड्स वो लोग बचपन से सीख के आते हैं। पर ये उन बच्चे जिन्हें हम लोग को स्टार्टिंग से उन्हें बताना है कि यहाँ ये तुम्हारा नाम है, उन्हें अपना खुद का नाम भी नहीं पता है। पर जैसे भी हम लोग पहले यूज़ करते थे वो पॉकेट हेयरिंग एड्स होते थे, जो बच्चों को इतने फ़ायदे में नहीं गिरते थे। लेकिन अभी जैसे भी मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स यूज़ हो रहे, तो हम लोगों ने भी स्कूल में एक नया एप्लीकेशन यूज़ किया है, जिसे हम लोग FM सिस्टम बोलते हैं। इसमें बच्चों को पॉकेट हेयरिंग एड नहीं दिया जाता, लेकिन BT मशीन यूज़ करवाया जाता है। उससे क्या होता है कि जो भी टीचर बोलती है माइक द्वारा बच्चों के कानों में वो आवाज़ पहुँचता है। जो भी बच्चों को लॉस कम होता है उसका उस FM सिस्टम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लगातार अभी जहाँ तक कि ज़्यादा स्कूलें FM सिस्टम ही यूज़ करते हैं, उससे बच्चों को काफ़ी देर तक और बाहर जाने तक भी फ़ायदा होता है।